India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके साथ। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने अशोक कुमार सरावगी बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य मामले में दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर दिए फैसले में पीएमएलए के तहत कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ अंतरिम कुर्की आदेश के खिलाफ दायर याचिका के लंबित रहने के दरमियान कॉर्पोरेट देनदार के सीआईआरपी को जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है के आधार पर आयोजित करने की अनुमति दी है। खंडपीठ ने आगाह किया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी नहीं दी जाएगी। याचिका में मुद्दा ये है कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 या पीएमएलए के तहत पारित अंतरिम कुर्की का आदेश इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 पर प्रभावी होगा या नहीं। अगर आदेश कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया सीआईआरपी का शुरुआत के बाद पारित किया गया है। कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट श्रेणी को निर्णायक प्राधिकरण द्वारा 20/11/2019 को सीआईआरपी में भर्ती कराया गया था। श्री अशोक कुमार सरावगी याचिकाकर्ता रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने कॉर्पोरेट देनदार के लिए रेजोल्यूशन प्लान आमंत्रित करते हुए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया था। खंडपीठ ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को यहाँ जैसा है और जो कुछ भी है पर सीआईआरपी आयोजित करने की अनुमति दी है। हालांकि साथ ही ये भी कहा कि भले ही सीओसी की ओर से अनुमोदित रेजोल्यूशन प्लान न्याय निर्णय प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा ऐसी स्वीकृति नहीं दी जाएगी। वहीं तुनिशा शर्मा मौत केस में आरोपी शिजान की कस्टडी को अदालत ने बढ़ाकर 30 दिसंबर तक कर दिया है। दरअसल पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। मौत के लिए उकसाने के आरोप में शिजान खान को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को कोर्ट से 4 दिन की कस्टडी की इजाजत मिली थी और आपको बता दें कि पूछताछ में कुछ सामने नहीं आ पाया। शिजान के बार बार बयान बदलने की वजह से पुलिस ने कोर्ट से कस्टडी बढ़ाने की मांग की और ऐसे में केस को संजीदगी से देखते हुए कोर्ट ने शिजान की कस्टडी को बढ़ाकर 30 दिसंबर तक कर दिया है। तुनिशा शर्मा केस में शिजान खान को वाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने शिजान को वसई कोर्ट में पेश किया। रिपोर्ट और जांच के आधार पर कोर्ट ने पुलिस को शिजान की 2 दिन की कस्टडी सौंपी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस से शिजान को 30 दिसंबर को दोबारा कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। पुलिस मामले की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। ये सुसाइड है या मर्डर है, इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तुनिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है। वे शनिवार को शिजान खान के मेकअप रूम में मृत पाई गई थी। कोर्ट में शिजान खान को पेश करने से पहले पुलिस ने उनके व्हाट्सएप चैट डिटेल्स निकाली है। ये डिटेल्स 250 पन्नों की है। पुलिस ने इस चैट की स्टडी और एनालिसिस करने का समय भी मांगा है। शिजान की व्हाट्सएप चैट जून के महीने से निकाली गई है। इसमें यह भी पता चला है कि उन्होंने कई चैट्स डिलीट भी किए हैं। ये चैट्स उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से हुई है। पुलिस ने संभवतः उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से पूछताछ के लिए भी कोर्ट से समय मांगा है। पुलिस का कहना है कि शिजान शुरुआत में जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। पुलिस को जांच में पता चला है कि उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड मुंबई की रहने वाली है। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि शिजान ने तुनिशा से ब्रेकअप करियर को लेकर किया था। पुलिस शिजान मोहम्मद खान से पूछताछ कर रही है। इस दौरान शिजान ने तुनिशा के साथ ब्रेकअप को लेकर नया बयान दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक
अब शिजान ने पुलिस से कहा है कि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता था, इसीलिए उसने तुनिशा के साथ ब्रेकअप किया। इससे पहले शिजान ने बताया था कि धर्म अलग होने और एज गैप होने की वजह से शिजान ने तुनिशा के साथ रिश्ता तोड़ लिया था। पुलिस ने जांच के दौरान हादसे के वक्त सेट पर शूट हुए डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस इसकी भी काफी गहराई से जांच करेगी। पुलिस इस डीवीआर के जरिए सेट पर मौजूद लोगों के संदेह वाले हाव भाव का भी पता लगाएगी। पुलिस ने शूट की बेकार रिकॉर्डिंग की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। 24 दिसंबर को तुनिशा ने अली बाबा सीरियल के सेट पर शिजान के ही मेकअप रूम में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद तुनिशा की मां ने बताया कि शिजान और तुनिशा रिलेशन में थे। कुछ दिन पहले ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था। इस बात से बेटी परेशान थी, उसे एंजाइटी अटैक भी आया था। मां ने शिजान पर मौत के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए शिजान को देर रात गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जमानत के मामले में अदालत का ये अधिकार नहीं है कि वह पक्षद्रोही गवाहों या हॉस्टल विटनेस द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर कोई राय बनाए, क्योंकि ये सबूतों का मूल्यांकन करने जैसा होगा। जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने हत्या के आरोपी कृष्णकांत द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका को इस नए आधार पर खारिज कर दिया कि क्योंकि अंतिम देखे गए साक्ष्यों में से 2 गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित किया गया, इसीलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। ये कहते हुए गवाहों की पक्षद्रोही को हो जाना आरोपी आवेदक को जमानत देने के लिए एक नया आधार नहीं हो सकती। अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की, यदि पक्षद्रोही गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर कोई राय ली जाती है तो ये इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बराबर है, जो सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत अर्जी पर फैसला करते समय अस्वीकार्य है। अभियोजन का मामला शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के अंतिम देखे गए साक्ष्य पर टिका है, जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयानों में कहा कि उन्होंने 1 जून 2018 को मृतक को आरोपी व्यक्तियों के साथ देखा। मामले में आरोपी आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत चार्जशीट दायर की जा चुकी है और इससे पहले नवंबर 2019 में हाईकोर्ट ने आवेदक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने गवाहों के पक्षद्रोही होने से आरोपी आवेदक को जमानत देने के लिए नया आधार नहीं हो सकती है। कोर्ट ने जमानत के लिए नए आधार को खारिज कर दिया। हालांकि ट्रायल कोर्ट को मामले में मुकदमे की तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फार्मा फर्म के प्रमुख के खिलाफ कंडोम विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई खारिज कर दी है और इस एड की पृष्ठभूमि में युगल गरबा खेल रहे हैं। इस एड पर कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के आरोप लगाए गए। जस्टिस सत्येंद्र की अगर हम बात करें तो जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की पीठ ने एड की सामग्री पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी का इरादा सिर्फ कंपनी अपनी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है और किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नतीजतन ये माना जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 295 और 505 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध नहीं बनता है। इसीलिए अदालत ने एफआईआर, चार्जशीट और बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष उसके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई भी रद्द कर दी। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य में तमिल भाषा को बढ़ावा देने के कदम उठाए और ऐसे में मदुराई खंडपीठ ने तमिल साहित्य को सुरक्षित रखने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। जस्टिस महादेवन और जस्टिस सत्यनारायण प्रसाद के पीठ ने यह निर्देश दिया। जनहित याचिका में मांग की गई है कि तमिल किताबों, तमिल शोध पुस्तकों और तमिल भाषा के विकास से संबंधित अन्य भाषाई किताबों को विश्व तमिल संघ के ग्रंथालय में रखा जाना चाहिए। याचिका में पुस्तकालय में नई बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की भी मांग की गई है। पीठ ने तमिलनाडु सरकार को संगम युग के तमिल साहित्य और आधुनिक तमिल साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए धन आवंटित करने और विभिन्न आयोजन करने के भी निर्देश दिए।
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को छात्रवृत्ति राशि का देरी से वितरण संवैधानिक उद्देश्य को विफल करता है, जिसके लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तैयार की गई। जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्यनारायण प्रसाद की पीठ हर शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में तमिलनाडु के सभी कॉलेजों के SC, ST, SCA छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण के लिए निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता पी वेदाचलम ने पहले कहा कि छात्रवृत्ति राशि के वितरण में देरी के कारण कई छात्र जिन्हें SC, ST श्रेणियों के लिए फ्री सीट के तहत एडमिशन दिया गया था, उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में मुश्किल हो रही थी। भले ही सरकार ने वर्ष 2015 से 16 में पॉलिसी नोट के माध्यम से 623 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की थी, लेकिन वितरण अनुपात बहुत खराब था, जैसे कि 2016 में दायर याचिका में कहा गया है। फंड के वितरण के तरीके पर प्रकाश डालते हुए एडवोकेट SP महाराजन, विशेष सरकारी वकील, ने प्रस्तुत किया कि सरकारी और सहकारी सहायक प्राप्त कॉलेजों के संबंध में रखरखाव भत्ता और अनिवार्य और गैर वापसी योग्य पाठ्यक्रम फीस सीधे छात्र के बैंक में और खाते में वितरित किए जाते हैं। दरअसल स्व वित्त पोषित कॉलेज के संबंध में रखरखाव भत्ते का भुगतान सीधे छात्रों के खाते में किया जाता है और पाठ्यक्रम फीस संबंधित संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा के माध्यम से संवितरित किया जाता है। ये प्रस्तुत किया गया है कि एडमिशन के बाद संबंधित संस्थान पात्र छात्रों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त करता है। आवेदन प्राप्त होने पर संस्थान को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन विवरण ऑनलाइन दर्ज करना होता है और जिससे कि संबंधित जिला अधिकारी द्वारा जांचा जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए विभाग को फॉरवर्ड किया जाता है। जांच के बाद विभागाध्यक्ष द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से राशि का वितरण किया जाता है। इस प्रकार ये तर्क दिया गया कि याचिका में शामिल प्रक्रिया की जानकारी के बिना दायर किया गया और केवल प्रक्रियात्मक और वित्तीय खामियों के कारण देरी हुई है। मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने चिकित्सालय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण प्रदान करके अपने क्षेत्र में पिछड़ी जनजातियों के साथ न्याय करे। जस्टिस CV कार्तिकेयन ने कहा है कि पुडुचेरी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह इस तरह की स्थिति में कदम उठाए और उन समुदायों, खास तौर पर पिछड़े जनजातियों के लिए हाथ बढ़ाए और ये सुनिश्चित करे कि वह दौड़ में तब पीछे न रह जाए जब वे आरक्षण की मांग करें और जब वे नीट परीक्षा में पात्र अंकों का स्कोर हासिल कर रहे हो। जस्टिस कार्तिकेयन ने कहा कि MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी श्रेणी में उन पर विचार न करने का कोई औचित्य नहीं है। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रमुख E.K. पलानीस्वामी ने कहा है कि किसानों की सहमति के बिना कृषि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ DMK द्वारा सरकार द्वारा सरकारी आदेश जारी किया गया है। पलानीस्वामी ने कहा है कि यह उनके विरोध और AIDMK की जीत है जिसने उनका समर्थन किया था। AIDMK प्रमुख ने कहा है कि जब कोयम्बटूर इलाके की तालुका द्वारा 16 अगस्त 2021 को एक सरकारी आदेश जारी किया गया था, तब किसान दंग रह गए थे और उनकी पार्टी ने तब इस कदम का विरोध किया था। EPS ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने संपत्ति कर, बिजली शुल्क और इसी तरह के जन विरोधी उपायों में बढ़ोतरी के खिलाफ कोयम्बटूर में 2 दिसंबर को भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सरकार की निंदा भी की थी। दरअसल बता दें आपको, किसानों और उनकी पार्टी के कड़े विरोध के बाद इसी हफ्ते एक सरकारी आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि किसानों की मर्जी के खिलाफ खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। पलानीस्वामी ने कहा है कि किसानों के विरोध और अन्य द्रमुक AIDMK के लिए ये एक बड़ी जीत है जिसने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि DMK शासन को किसानों की इच्छा के खिलाफ कृषि भूमि का अधिग्रहण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बाल शोषण, यौन शोषण मामले में सख्त रवैया अपनाया है। बता दें आपको कि हाईकोर्ट ने राज्य बाल अधिकार निकाय से कहा है कि हर 6 महीने में हाईकोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के समक्ष बच्चों के यौन शोषण के मामलों की स्टेटस रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण से संबंधित मामलों में उचित जांच के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।
चीफ जस्टिस रश्मिन मनहर भाई छाया और जस्टिस सौमित्र सैकिया की पीठ ने न्यूज आर्टिकल के आधार पर 2019 में पंजीकृत जनहित याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें एक बालिका गृह की नाबालिग बालिकाओं के यौन और शारीरिक शोषण की सूचना दी गई थी। एक अंग्रेजी दैनिक ने रिपोर्ट किया था कि शिवसागर स्थित स्वप्नालय चिल्ड्रन होम की 3 लड़कियों का उक्त बाल गृह के अधीक्षक द्वारा यौन और शारीरिक शोषण किया गया था, जिसके कारण पीड़ितों में से एक ने आत्महत्या का प्रयास किया था। बाल गृह से भागे पीड़ितों को बाद में बचाया गया और उन्हें बाल कल्याण समिति शिवसागर के समक्ष पेश किया गया और उनके बयान दर्ज किए गए। ये आरोप लगाया गया कि इस घटना के लिए 2 व्यक्ति अर्थात बाल गृह के अधीक्षक और गृहिणी जिम्मेदार थे। उनके खिलाफ आईपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ साथ पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके बाद चार्जशीट दायर की गई और सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में उचित जांच के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित निर्देश पारित किए। 1. राज्य सरकार कानून के अनुसार अपील का पालन करेगी। बाल अधिकार हिंसा से संबंधित मामले की जांच करते समय राज्य सरकार और असम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकार नियम 2005 के संरक्षण के लिए आयोग के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेंगे। असम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से राज्य सरकार सभी हितधारकों के लिए बाल अधिकार जांच प्रक्रिया पर तत्काल प्रशिक्षण आयोजित करेगी। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए असम राज्य आयोग केवल उस शक्ति का प्रयोग करेगा जो अधिनियम द्वारा प्रदान की जाती है और बाल अधिकार अधिनियम 2005 में सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए सीमित अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्य करेगा और इसमें शामिल नहीं होगा या खुद को जांच में शामिल नहीं करेगा और न ही जांच की सामग्री इकट्ठा करेगा। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार और असम राज्य आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट की गई ऐसी किसी भी घटना को आगे बढ़ाएंगे और उस बच्चे के अधिकार की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे जिसने यौन शोषण या हिंसा का सामना किया है और विभिन्न अधिनियमों के तहत परिकल्पित उचित कानूनी कदम उठाएगा। राज्य सरकार और असम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऐसी किसी भी घटना और की गई जांच और उस जांच के परिणाम सहित उठाए गए कदमों की रिपोर्ट हर 6 महीने में गुवाहाटी हाईकोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को दाखिल करेंगे, यानी साल में 2 बार। इस तरह अपील की सुनवाई के लिए सक्षम कोर्ट के पास छोड़कर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.